किसी राज्य में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है तब आता है जब उसको लाभ नजर आता है। मंत्री किसी एक जाति और धर्म का होता है क्या? ऐसे आदमी को गर्दनिया पासपोर्ट से पाकिस्तान की सीमा में भेज देना चाहिए। आज हमारे साथ झारखंड के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, बिहार के सह प्रभारी और एक राष्ट्रीय नेता कहें तो राष्ट्रीय नेता हैं दीपक प्रकाश जी। मैं उनसे बात करूंगा कुछ मैटर को लेकर के। सर, आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री स्वीडन और स्पेन जा रहे हैं और बोले कि औद्योगिक यहाँ पर जो है उसका बहुत बड़ा लोगों का लाभ होगा उद्योग में। देखिए, राज्य के विकास के लिए कोई मुख्यमंत्री पहल करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उनका जाना और वहां से निवेशकों का आना कितना होगा तब आदमी कह सकता है कि उनका जाना सार्थक हुआ है। तब पता चलेगा कि घूमने के लिए गए थे या निवेशक झारखंड की भूमि पर अपना निवेश करके यहाँ के रोजगार सृजन में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। निवेशक तब आता है, किसी राज्य में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है तब आता है जब उसको लाभ नजर आता है। निवेशक तब आता है जब राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर रहती है। निवेशक तब आता है जब उसको सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा और लाइसेंस से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त उनको माहौल मिलता है। इसलिए निवेशक तब आएंगे मुख्यमंत्री जी जब आप अपने पदाधिकारियों को उसके अनुकूल बनाने का काम कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी निवेशक तब आएंगे जब आपकी नीयत और नीति दोनों बेहतर होगी। निवेशक तब आएंगे जब यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम, करप्शन का नहीं, माल लेकर के एक जगह देने का नहीं, उनको सारी सुविधाएं एक सिंगल विंडो में मिले। उनको जमीन, उनके लिए मिनरल्स, उनके लिए कैपिटल को लगाने के लिए अन्य जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग और राज्य सरकार की पूरी तरह से कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना में सहयोग मिलेगा तो निवेशकों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, निवेशक खुद आते हैं। आज आयरन ओर इतने दिन से बंद है, आयरन ओर का जितना माइंस है। उड़ीसा बगल का राज्य है। उड़ीसा में जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो आयरन ओर के डीएमएफटी फंड का है। उड़ीसा का विकास हुआ है उसके आयरन के उत्पादन से और उसके बिक्री से। लेकिन यहाँ बगल में जो झारखंड है, जो हमारा झारखंड है, सोनार झारखंड हम कहते हैं जिसको, उस झारखंड में विगत 6 वर्षों से एक एक करके सारे आयरन ओर के माइंस बंद पड़ चुके हैं। और तो और छोड़ दीजिए, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो माइंस है उसके फाइन्स पहाड़ का रूप वहाँ धारण कर लिया है। और फाइन्स का पहाड़ रूप का धारण करने से वहाँ के नागरिकों को पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, खेती खलिहान में परेशानी हो रहा है। और राज्य सरकार को मालूम है कि उस फाइन्स के माध्यम से जो झारखंड में जो एंसेलरी है, जो टीएमटी जिसका नाम सुनती है टीएमटी बार बनता है, उसी से बन सकता है, रोजगार सृजन हो सकता है, भारत सरकार को लाभ हो सकता है, राज्य सरकार को लाभ हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। उसको क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं उसको उचित स्थान पर भेजा जा रहा है? पॉल्यूशन मुक्त होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। क्यों नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी? तो इसलिए नियत साफ होना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, जाए देश दुनिया सभी जगह जाएं, उनके जाने से झारखंड को लाभ मिलेगा तो मैं उनका अभिनंदन करूंगा। लेकिन निवेशक वहीं आता है जहां उसको उचित माहौल मिलता है। पहले अपने घर को ठीक कीजिए, तब निवेशक स्वयं आएंगे।
सर, आप जब प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के थे उस टाइम आपने एक छत्तीसगढ़ का मामला शराब का उठाया था, शराब का था। और अभी तो सर शराब में बेट भी कम कर दिए हैं गवर्नमेंट। देखिए, शराब दुनिया के लिए खराब होता है, लेकिन झारखंड की सरकार जब से बनी है, शराबियों के लिए कितना हो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो शागिर्द हैं, जो सत्ताधारी दल के दलाल हैं, उनको शराब अमृत की तरह उपयोग किया लोगों ने। किस प्रकार से अवैध पैसे बनाने का काम किया, अपने गलत नीति बनाने। छत्तीसगढ़ के जो दलाल थे, कलाल थे, छत्तीसगढ़ के जो बेईमान थे, जो छत्तीसगढ़ को पूरे दोनों हाथों से लूटने का काम किया, वही लोग झारखंड में आकर के एक्साइज के जो नियम होते हैं, नीति होता है, वो अपने अनुकूल बना करके राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाया, और उसके जो अवैध कमाई थी वो कहाँ गया। अब तो सीबीआई की जांच हो रही है। इस विषय को मैंने जब प्रदेश अध्यक्ष था तो गंभीरता से उठाने का काम किया। कई मेरे पास उस वक्त दबाव, धमकी भरा आता था, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया। मैं इन सारे काले कारनामे को उस वक्त उठाने का काम किया था, और मुझे विश्वास है कि सीबीआई की जांच हो रही है। कुछ सफेद पोश बड़े लोग भी इसके दायरे में आएंगे, और पॉलिटिकल आदमी भी है इसमें, ब्यूरोक्रेट भी हैं। सब लोग को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई की जांच उस तह तक जाएगी, मुझे विश्वास है। सर, आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने जो 3.5 साल का जो आपका काल था, आपने जो क्वेश्चन उठाया, आपने जो सरकार को घेरा, क्या लगता है कि वो चीज, वो माहौल बीजेपी में अभी फिलहाल जो आपके जो काल में था वो एक अलग था, और अभी आपको लगता है कि अभी कुछ कम हो चुका है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त वही कार्यकर्ता काम करते हैं, आज भी वही कार्यकर्ता काम करते हैं। मुद्दे आधारित राजनीति होनी चाहिए। व्यक्ति आता और जाता है, लेकिन पार्टी की जो शक्ति है, एटम बम है, वो कार्यकर्ताओं के पास है। इसलिए कार्यकर्ता को उत्साहित, प्रोत्साहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता से हम करते रहे। लोगों का कहना है कि 3.5 साल जो आपका जो कार्यकाल था वो एक बेहतरीन कार्यकाल था झारखंड में, लोगों का कहना है, और कुछ नेताओं का भी कहना है जो सामने नहीं आ रहे हैं, उनका भी कहना है। देखिए, सब लोगों को आकलन करने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि हर का कार्यकाल अच्छा है, बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि उस वक्त चुनौतियां बहुत बड़ी थी, कोरोना का कालखंड था, और उस वक्त विरासत में हमको भी जो मिला था आप सबको जानते हैं। हारी हुई पार्टी थी, हमारी सरकार गई थी, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश होश एकदम अव्वल दर्जे का था, आज भी है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से सबको विश्वास होता था कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, क्योंकि कार्यकर्ता का भाव और संभाव और समरस बनाने का मैंने कोशिश किया था। कहां तक सफल हुआ मुझे मालूम नहीं। सर, एक जाते जाते क्वेश्चन, जो सब्र और कब्र जो हफीजुल रहमान जी का है, उस पर थोड़ा सा बोलिए। हफीजुल हसन का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी नाम लेने से मुझे तौबा तौबा करने का मन करता है। एक राज्य की सरकार का मंत्री जिसने शपथ लिया संविधान के नाम पर, और वो संविधान का अपमान करने का काम किया। 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती में उसने, बाबा साहेब जो कि दलित समाज के थे, बाबा साहेब का प्रतिष्ठा पर प्रश्न लगाने का काम किया, दलित समाज पर प्रतिष्ठा लगाने का समाज किया। सबसे बड़ा हमारे लिए सर्वोच्च स्थान
संविधान रखता है, उस संविधान को भी तार तार करने की बात कह करके उसने क्या कहा था, संविधान से बड़ा शरीयत को मानते हैं, और शरीयत को उतारने के लिए हुर्रियत की तरफ भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अगर शरीयत कानून लगाया जाएगा तो हलाला का क्या होगा? हलाला में जो विधवा हैं, अबला है, हमारी बहन बेटी जैसी हैं, तलाक हो जाता है उनके यहाँ, तब हलाला के आधार पर उनकी दूसरी शादी होती है। इस पर उनका क्या विचार है? जब वो उस कानून की बात करते हैं, मुस्लिम एक्ट की बात करते हैं, तो मुस्लिम जो देश है, इस्लामिक देश है, वहां भी ये लागू नहीं है। दूसरी बात है कि जिस कानून की वो बात कह रहे हैं, वो कानून में है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके हाथ काट लिए जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हज हाउस जो है कटरू में, हज हाउस का निर्माण इनके पिताजी के कार्यकाल में हुआ था। वो भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, और उस वक्त का टेंडर किसने लिया था, थोड़ा जांच का विषय होना चाहिए। और उस वक्त हज हाउस को जर्जर बनाने का काम किसने किया था? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अगर उसमें दम है तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, फाइल उनके पास है, उसकी जांच करवा दें, और जिसने भ्रष्टाचार किया था उसका हाथ कटवा ले। है दम? हुर्रियत और शरीयत की बात करने वाले, है दम? इसलिए इस प्रकार की बात कह करके वो अल्पसंख्यक समाज की को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे और कह रहे कब्र और सब्र। कब्र में मुस्लिम समाज नहीं है, सब्र की भी सीमा होती है। हम लोगों ने औरंगजेब के अत्याचार को सहा है, हम लोगों ने जजिया कर दिया, हमारे पूर्वजों ने जजिया कर दिया था। कितना इम्तिहान लोगे आप? मुर्शिदाबाद में हमले हो रहे हैं, क्यों नहीं एक शब्द निकालने का काम कर रहे हो? हमारे हिंदू समाज के लोग आज पलायन करके देश के विभिन्न कोने में जा रहे हैं, एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हो? मंत्री किसी एक जाति और धर्म का होता है क्या? ऐसे आदमी को गर्दनिया पासपोर्ट से पाकिस्तान की सीमा में भेज देना चाहिए। ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, जो बेबाक तरीके से हफीजुर रहमान के बारे में बोले। और मैं देवानंद, पब्लिक 24।